अंतर्मन की लक्ष्मी भाग 18। नमस्ते मामा जी, संपदा ट्रे रखती हुई अखबार वाले अंकल से कहती है। संपदा के नमस्ते कहने पर अंजना और अखबार वाले अंकल हड़बड़ा जाते हैं और अखबार वाले अंकल खड़े हो गए, क्योंकि इन 2-3 सालों में इस घर में अंजना के अलावा किसी ने भी बात करने की आवश्यकता नहीं समझी थी। और अक्सर सीढ़ियाँ उतरते समय घर के मालिक के शब्द अंजना से अंजना ये सब मुझे पसंद नहीं कान में जरूर पड़ते थे। कई बार मन में आया जहाँ इज्जत नहीं वहाँ न जाया जाए, लेकिन अंजना का दिया हुआ मान उन्हें खींच ले जाता था। और अभी यूं संपदा का मामा जी कहना बैठे बैठे भी आशीर्वाद दे सकते हैं। मामा जी, उत्पम का प्लेट अखबार वाले के सामने रखती हुई संपदा मुस्कुराकर कहती है। एक झिझक संपदा पर हावी था, लेकिन जब ओखल में सिर दे दिया तो अब मूसल से क्या डरना। अब जो भी हो, भाभी अकेली कितना करेगी, साथ तो देना ही होगा की सोच से संपदा मुस्कुराती अपनी झिझक को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, जीती रहो। संपदा की बात पर अखबार वाले बोल कर फिर से कुर्सी पर बैठ गए। ये सब क्या है संपदा, अंजना असमंजस में पूछती है, जबकि उसका अंतर्मन बेटी को अपने साथ देख आह्लादित हो जा रहा था। वो आगे बढ़कर संपदा को आलिंगनबद्ध कर लेना चाहती थी, लेकिन फिर एक बार संकोच आड़े आ रहा था। लीजिए ना मामा जी, चाय भी ठंडी हो जाएगी, संपदा मनुहार करती हुई कहती है। सने सने मंजिल मिल ही जाएगी। आज संपदा परिवार के निकट आई है, कल पापा जी और मनीष भी इस बात को समझेंगे। विनया रसोई में खड़ी तीनों को देख भविष्य के प्रति आश्वित से मुस्कुराती है। ये संपदा को क्या हो गया है दीदी, देखो तो जरा कैसे दीदे दिखाकर हंस रही है। और वही बैठ भी गई। बुआ के कमरे से बैठक का दृश्य स्पष्ट दिख रहा था और मंजली बुआ की टिप्पणी भी बदस्तूर जारी थी। अरे अंजना बहू को सोचना चाहिए, जवान जहान लड़की को एक अनजान आदमी के सामने बैठने दे रही है। तिरछी नजर से मनीष को देखती हुई बड़ी बुआ कहती है, इतना लोगों के सामने नाटक करने का इजाजत दोगी दीदी तो यही सब होगा ना। मंजली बुआ दही में दही मिलाती हुई कहती है, अरे वो तो मंच पर करेगी ना, ऐसे उसी लेकर सबके सामने बैठेगी नहीं ना। बड़ी बुआ अपनी बात चित ठहराती हुई कहती है, इस घर के भगवान ही मालिक है। पता नहीं अंजना बहू घर का रीति रिवाज व्यवहार कब समझेगी। माँ तो समझाते समझाते पर लोग गमन कर गई। हम लोगों को भी अपना घर बार छोड़कर हमेशा आना पड़ता है, यहाँ वहाँ करती थक जाती हैं हम भी। मंजली बुआ अपने पैरों को सहलाती मनीष की ओर देखती हुई कहती है, हाँ, ये सही है मामा जी। भाई बहन एक दूसरे का नाम ही नहीं जानते हैं, सालों से बहन और दादा पर टिके हैं। संपदा द्वारा नाम पूछे जाने पर दोनों एक दूसरे के नाम के प्रति अनभिज्ञता दर्शाती है, जिस पर संपदा जोर से हंस पड़ी। संपदा की हंसी घर के कोने कोने में गूंज गई और जो जहाँ थे वहीं से चकित से बैठक की ओर देखने लगे। संपदा को हंसते देख सिर्फ विनया रसोई में खड़ी मुस्कुरा उठी और अंजना हंसती हुई संपदा को मुग्ध भाव से देख रही थी, जैसे तपती धरती के हृदय को निशा की सहेली ओस की बूंद ठंडक प्रदान करती है। कुछ ऐसे ही ठंडक अभी अंजना के हृदय को महसूस हुआ था। वो हमेशा सोचा करती है कि संपदा जब ये अपने इसी घर में इतनी चुप चुप रहती है तो जाने ससुराल कैसा मिलेगा, वहाँ हंसने बोलने की आज़ादी होगी या नहीं। यहाँ तो आज़ादी होते हुए भी समय के फेर से सारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई और अभी संपदा की आंखों में आ गई चमक। अंजना के मानस पटल पर एक साथ कई स्मृतियों को गूंथ कर एक माला बना गई। एक नई सफलता के रास्ते पर बढ़ती इन तीनों महिलाओं की एक समर्पित और खुशहाल यात्रा की शुरुआत हो रही थी, जिसमें भावनाएं, मुस्कानें और साझेदारी की मिठास भरा हर क्षण नई कहानी की तरह महसूस हो रहा था। हमारा भाई कुछ कहता नहीं है, इसलिए ऐसे पुरुष के सामने हंसी ठहाका हो रहा है। परिवार का पुरुष कमजोर हो तो यही सब होता है। बड़ी बुआ मनीष की उकसाती हुई कहती है, मनीष को उकसाती हुई कहती है, बात तो करनी ही होगी। बुआ की बात पर मनीष तमतमा कर उठता हुआ कहता है, अच्छा बिटिया जीती रहो। और जब तक मनीष कमरे से बाहर आता, संपदा के सिर पर हाथ फेर कर जाते हुए अखबार वाले अंकल कहते हैं, अंजना मुझे ये सब संपदा क्या चल रहा है, शर्म नहीं आती तुम्हें, ऐसे किसी के सामने ही कर रही थी। अखबार वाले के दरवाजे से निकलते ही संपदा के पापा अंजना को फिर से ताकीद करने के लिए कमरे से निकल रहे थे कि
दूसरी ओर से मनीष आकर संपदा पर चीखता है। मनीष को चीखते सुनकर रसोई का काम छोड़ विनिया दौड़कर बाहर आ गई। मनीष को मुंह से और आंखों से अंगारा बरसाता देख विनिया एक पल के लिए सहम कर खड़ी हो गई। अभी तक तो वो आराम से बुआ के कमरे में बैठा चाय के साथ बातें भी पी रहा था और अचानक ऐसा क्या हो गया। विनिया को मनीष का बर्ताव समझ में नहीं आया। मनीष के इस रूप को देखकर विनिया के चेहरे पर दर्द की रेखाएं उभर आई। क्या हुआ भैया? प्लेट ट्रे में रखती हुई संपदा के हाथ मनीष के चिल्लाने से रुक गए और वो पलटकर पूछती है, बुआ नाटक करने क्या कह दी? तुम्हारा तो मन ही बढ़ गया, कल से कुछ ज्यादा ही चहक रही हो संपदा। इस घर का जो सीमा रेखा है उसके अंदर रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और माँ आप भी सुबह सुबह वो जो पहुँच जाते हैं उनको मना कीजिए। मनीष संपदा के साथ साथ अंजना को भी चेतावनी देता हुआ कहता है, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना, संभल जाओ तुम। जाते जाते मनीष विनिया को देख कहता हुआ जाता है। विनिया के लिए तिरस्कार का यह विष पीना बिल्कुल ही नया अनुभव था। उसके मन के अंदर भावनाओं का जार भाटा उठने लगा और फन उठाए नाक की तरह डसने के लिए तैयार हो गया था। इस समय उसे अपनी माँ संध्या की याद आने लगी और वह याद रुदन बनकर बाहर आने के लिए तत्पर हो उठी, जो अंजना की नजरों से छुप नहीं सका था। संपदा का खुलकर हंसना अंजना के मन में विनिया के लिए सहानुभूति उत्पन्न करने लगा था। उसे फिर से एक बार अतीत की परछाइयाँ इर्द गिर्द नजर आने लगी थी। वो समझ रही थी ये कुछ दोनों बुआ के भड़काने का असर है। तभी यही सब तो उसकी हंसती खेलती गृहस्थी में भी घटा था। किसी अपनों के नज़र में सब हंसी खुशी खटकने लगती है तो रिश्तों के ऊपर एक परत सी जम जाती है और कट्टा आते देर नहीं लगती है। अंजना सहमी विनिया का कंधा थपथपाकर आगे बढ़ गई, लेकिन संपदा विनिया के आंखों की नमी महसूस कर उसके गले लग गई। संपदा के स्नेहिल स्पर्श से विनिया खुद को रोक नहीं सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। जिसके नाम से बदकर वह इस घर में आई थी, उसने आज उससे सीधी बात नहीं की थी। हमेशा अपने अहम के साथ ही मनीष के स्वभाव में था। उसने यही जाना था कि घर की सीमा रेखा सिर्फ माँ और बहन के लिए ही होती है और यदि उन्हें सह दिया गया तो घर बर्बादी की ओर ही जाता है। बुआ द्वारा संचालित उसके दिमाग में इसे गांठ बात कर रख लिया और गाहे बगाहे इसका प्रयोग वो अपने घर स्त्रियों का दिल दुखाने में किया करता है। भाभी सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ, संपदा विनिया की पेट सहलाती हुई कहती है। विनिया की रोने की आवाज़ सुनकर मनीष को छोड़कर सभी बैठक में आ गए थे। विनिया संपदा के गले से लगी हिचकी लेकर रोती जा रही थी। विनिया की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। उसका चेहरा दुखी और विचलित था। उसकी कांप रहे अधर पर दर्द और दुख की छाया छा गई थी, जो उसके व्यक्तिगत और आत्मिक संघर्ष को दर्शा रही थी। उसके रोने से उठी हुई ध्वनि ने आसपास के वातावरण को भी व्यापित किया, जैसे कि एक दुखी मन का आलाप सारे सामान्य माहौल को गहराई से छू रहा हो, जो उसके दर्द की अधीरता को और भी ज़्यादा महसूस करवा रही थी। उसकी ध्वनि में इस वक्त दर्द, उदासी और अपनी तकदीर से हुए निराशा का संघर्ष था, जो कुछ लोगों को भावनात्मक प्रतिबिंब में ले जा रहा था। और वो लोग थे अंजना और उसके पति। अंजना के पति मुकुंद विनिया के रोने की आवाज़ से अपने कमरे के दरवाजे अंजना के पति मुकुंद विनिया के रोने की आवाज़ से अपने कमरे के दरवाजे पर आकर ठिठक गए। का एक उन्हें ऐसा लगा जैसे ये विनिया और संपदा नहीं बल्कि अंजना और सुलोचना हो। जब उनके कटु वचनों को सुनकर ऐसे ही अंजना सुलोचना के कंधे पर सिर रखे रो पड़ती थी और वो अपने मर्दानगी के साथ अकड़ते हुए अपनी माँ और बहनों के पास जाकर बैठ जाया करते थे। यहाँ इतना सा अंतर था कि मनीष की माँ की चेतना उसे सही नहीं ठहरा रही थी और वो चेहरे पर अंगीठी सुलगाए अपनी बुआ के पास जाकर बैठ गया था। लेकिन इन सबसे इतर अभी विनिया के रुदन में अंजना के आंसू घुल मिलकर मुकुंद को विचलित कर रहे थे और पहली बार उनकी आंखों में किसी के आंसू ने पानी ला दिया था। उनके मन में विनिया के कल रात के कहे शब्द, पापा जी वाली जिम्मेदारी भी तो आप दोनों ने ही हमेशा उठाई। क्या सच में मेरी दोनों बहनें इस घर की जिम्मेदारी उठाती हैं? या मुकुंद आगे नहीं सोच सके और अपने चश्मे पर पड़ गए अदृश्य धुंध को पोंछने की कोशिश करने लगे, जबकि एक युग से धुंध ने उनके मस्तिष्क को ढक लिया था, जिससे सही गलत देखने की क्षमता पर
भी पर्दा ऐसा पड़ा कि उन्होंने अपने बेशकीमती समय केवल बर्बाद ही किए। भूल गए कि जिंदगी काटने का नाम नहीं, जीने का नाम है। इससे आगे का अगला पार्ट जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।